हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम थोड़ा रिकैप करेंगे और पॉलिटी का हम नेक्स्ट सेशन पढ़ने वाले हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जब तक पढ़ेंगे नहीं बेटा कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आओ स्टार्ट करते हैं। हमने परसों क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे हुआ था। तो बेसिक आइडिया दिया था एम एन रॉय ने, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। उसके बाद 16 मई 1946 को क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ये आता था, ठीक है। उसके बाद देखिए चेयरमैनशिप इसको स्टार्टिंग में जो टेम्परेरी तौर पे दी गई वो दी गई सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 11 दिसंबर 1946 की ये बात है और एडवाइज़र बनाया गया बी.एन. राव को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। अब देखिए यहाँ पे 389 मेंबर्स थे, उसमें से 292 ब्रिटिश स्टेट के थे और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है। और चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। इतने दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हुआ है। उसके बाद देखिए आप कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। जिसमें क्या क्या था, जिसमें एक प्रेम्बल था, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी 448 आर्टिकल्स हैं प्रेजेंट में, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स को हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब इन्फोर्समेंट 26 जनवरी को इन्फोर्स किया गया, ठीक है, तब तक डिले किया गया था, ठीक है, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लाहौर सेशन में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने चेयर किया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950। ये डेट याद रखना, ठीक है। इसीलिए इस दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग्स 22 जुलाई 1947 और फ्लैग को डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद और हमने क्या पढ़ा था, अब देखिए प्रेम्बल क्या है। प्रेम्बल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उसी को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, प्रेम्बल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ से हमने क्या चीज़ लाई है, ठीक है, कहाँ से हमने क्या चीज़ लाई है। उससे पहले एक प्रेम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और वो क्या हुआ है, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से प्रेम्बल में लाए, जोड़े गए हैं, ऐड किए गए हैं। प्रेम्बल जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से बोरो किया है, ठीक है। अभी देखिए यूके से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेसिव रेट्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाईकैमरल पार्लियामेंट, सीएजी ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। यूएसए से देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और बात, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है यह है हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्ल्ड का लेंथीएस्ट है, ठीक है, बल्किएस्ट बोल सकते हैं इसको। और वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होंगे अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमने यूएसए से लाया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिकल रिव्यू भी हमने यूएसए से लाया है। प्रेम्बल हमने यूएसए से लाया है, ठीक है, जैसे अभी पढ़ाया मैंने। अब यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लाया है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट और जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की, जापान से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, ये जर्मनी से हमने लाया है। इमरजेंसी के टाइम पे ही खाली ऐसा हो सकता है। कनाडा से हमने क्या लाया है, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और रेसिड्यूरी पावर्स। अब देखिए थोड़े और इंपॉर्टेंट है, रिकैप अच्छे से कर लेते हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लाया है और मेथड की इलेक्शन कैसे कराया जाए, कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाए। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लाया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाए, क्योंकि वक्त के साथ साथ सोच बदलती है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने
ये लाया। फ्रांस से हमने क्या लाया, और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन कैसे कराया जाए, ये हमने साउथ अफ्रीका से लाया है। फ्रांस से हमने क्या लाया, अब देखिए फ्रांस की बात करें तो रिपब्लिक एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये 3 वर्ड्स आप ज़रूर याद रखिए। लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी जो प्रेम्बल में है, ये हमने लाए हैं फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। जल्दी से मेन फीचर्स की ओर आते हैं, जल्दी से मेन फीचर्स की ओर आते हैं। मेन फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? वर्ल्ड का बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया था। कॉम्बिनेशन, इसमें रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी ब्यास है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी पावर्स है और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये याद रखना। अब देखिए आर्टिकल 1, ठीक है, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है? यूनियन और उसके टेरिटरीज़ के बारे में। आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 2 बोलता है कि इसको एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, नई स्टेटें बना सकता है। आर्टिकल 3 बोलता है कि बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट से, ठीक है, जैसे कि JNK के साथ किया। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, आर्टिकल 5 से 11। ये 5 ऐसे तरीके हैं: बर्थ, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, डिसेंट और नेचुरलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त की जा सकती है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, वो बताता है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी, क्रिश्चियन रिलीजन जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो अफ़गानिस्तान से भी आई हैं, पाकिस्तान से भी आई हैं, बांग्लादेश से आए हैं, 31 दिसंबर को 2014 से जो पहले के लोग आए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उन पर मेहरबानी करके उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी है, ठीक है। ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आता है कि फंडामेंटल राइट ये वाला कौन सा है, इसमें क्या आता है। आपको स्टेटमेंट दिया होता है और आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से 35 जो है आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 क्या बताते हैं आपको? फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं 12 वाला कौन सा है, 13 वाला कौन सा है, 14 वाला कौन सा है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ये आपके पार्ट 3 में आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंदर आता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे हम सबको बराबरी है। आर्टिकल 15 बोलता है कि प्रोहिबिट करता है, वो बंद करता है जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, भेदभाव होता था जाति के आधार पर, रिलीजन, कास्ट, कौन सी जाति है, धर्म के आधार पे, जगह के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। अब देखिए आर्टिकल 16 बोलता है कि आप सबको बराबर का अधिकार है। आज आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 17 आपको ये पावर देता है, ये राइट देता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पहले छुआछूत होती थी तो ये ख़त्म करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 जो है टाइटल्स को ख़त्म करता है। अब देखिए, जो SC ST, मेन तो SC वाले लोग जो हैं इनको माना जाता था अनटचेबल, ठीक है, और ये हिंदुज़म में आता है तो दूसरे लोग भी इनको अनटचेबल कहते थे। अगर आप डॉक्टर BR अम्बेडकर की जीवनी पढ़ोगे, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उस टाइम के सबसे मतलब एजुकेटेड थे वो पर्सन थे, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अपना PhD किया था और भी उनके पास 2-3 PhDयाँ थी, ठीक है, और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़े उन्होंने संघर्ष किया था अपने जीवन में।
अब देखिए आर्टिकल जो 17 है ये अबोलिश करता है, ख़त्म करता है अनटचेबिलिटी को। अब आर्टिकल देखिए 19 क्या बोलता है, जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, स्पीच और एक्सप्रेशन को, ठीक है, राइट्स और स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन की प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन या ऑफेंस के टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 21 जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के टाइम पे आपकी मदद करेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 क्या करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जब आपको अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट कुछ केसेस में आपकी मदद करेगा आर्टिकल 22। अब देखिए राइट टू एजुकेशन 21A में आता है, ठीक है। अब ये बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, यहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को। अब आर्टिकल 23 से 24 देखिए, आर्टिकल 23 बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करो, ठीक है, प्रोहिबिट बैन लगा देता है, और फोर्स लेबर ज़बरदस्ती काम करने पे। आर्टिकल 24 बोलता है कि बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं कराया जाएगा। और आर्टिकल देखिए 25, आर्टिकल 25 से 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को अपनाना चाहते हैं, किसी भी की भी इबादत करना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी, तो आप कर सकते हो। आर्टिकल 25 और से 28 के बीच में हमारे पास यहाँ पे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। अब देखिए फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजियस बिलीफ। आर्टिकल 25 बोलता है कि हमारे पास ये अधिकार है, आर्टिकल 25 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को प्रैक्टिस करें, प्रोपोगेट करें, ठीक है, अपने जो भी रिलीजियस बिलीफ है। अब आर्टिकल 26 हमको क्या बताता है कि हम अपने रिलीजियस जो है, हमारे रिलीजियस अफेयर होते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हमें उसकी आज़ादी है। आर्टिकल 27 बोलता है कि हमें टैक्स से आज़ादी है, हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे अपने रिलीजियस जगहों पे, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 29 बोलता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की बात करता है। और आर्टिकल 30 बोलता है कि वो अपने एजुकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 बोलता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस में बोलता है कि आर्टिकल 19, 20, 21 जो है इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए तब भी, ये आर्टिकल 352 में मेंशन है। और आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज F में इन्होंने ये बोला है कि इसको रिपील कर दिया है 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 1978 में, ठीक है। अब देखिए और इसको लीगल राइट बनाया है, लीगल, पहले था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 में, लेकिन इसको रिपील करके अब आर्टिकल 300A में आता है जो कि आपका क्या है, लीगल राइट है। अब देखिए जो डॉक्टर B.R. साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इससे आपके पास क्या है, आपके पास ये, मैं बोलूँगा आपके पास ये राइट है, ठीक है, कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आई समझ। और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल देखिए आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। 5 प्रकार की रिट्स हैं जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टोरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। हैबेस कॉर्पस का मतलब है आपके पास बॉडी है, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर दिया है, छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है,
तो इसका मतलब है हैबेस कॉर्पस अगर लग जाती है रिट उस पर, तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने उस व्यक्ति को जज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है, या उसको रिलीज़ करना होता है जिसको डिटेन किया गया होता है अनलॉफुली, ठीक है, क्योंकि जुर्म तब तक जुर्म नहीं होता जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, प्रूफ उसका ना मिल जाए, ठीक है। अब देखिए मैंडामस बोलता है वी कमांड। मैंडामस क्या बोलता है? वी कमांड। ये सिक्योर करता है जो परफॉर्मेंसेस हैं, पब्लिक ड्यूटीज़ है लोअर कोर्ट की, ट्रिब्यूनल की या फिर अथॉरिटी की। सर्टरोरी बोलता है ये सर्टिफाई करता है, क्वैश कर सकता है जो ऑर्डर ऑलरेडी पास किया होता है इन्फीरियर कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, क्वासी जुडिशियल ने, ठीक है। जैसे कोई काम है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो उसको वो क्वैश कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। आई समझ? तो ये सब यहाँ पे चलता है। अब देखिए प्रोहिबिशन क्या है? द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। अगर आपने कुछ रोकना है, कोई चीज़ रोकनी है, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं, प्रोहिबिट बोलते हैं, किसी पे बैन ही लगाना है। तो अगर हमने प्रोहिबिट करना है इन्फीरियर कोर्ट को, जो अपनी कंटिन्यूइंग जो कर रहा है, प्रोसीडिंग्स कर रहा है किसी केस में जहाँ पे उसका जुडिक्शन ही नहीं है और वो कोशिश कर रहा है वहाँ पे, तो उसको हम प्रोहिबिट करवा सकते हैं। ये रिट लगानी पड़ेगी प्रोहिबिशन की। क्यू वारंटो, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी? अगर कोई इंसान एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो उसका इंटाइटल्ड नहीं, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकता है उतनी ना हो, या फेयर प्रोसेस से उसकी रिक्रूटमेंट ना हो और वो उसको पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्यू वारंटो लगाया जा सकता है, ठीक है। आज हम साथ में अब देखिए पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी साथ में कवर कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं रहेगा ये, ठीक है, थोड़ा कम ही है, शॉर्ट में ही है, बेसिक आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये देखिए इतना ही है। तो कल हम फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है, ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल 51 के बीच में। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये गाइड करने वाले प्रिंसिपल हैं स्टेट्स को, कि वो अपने दिमाग में ये रखें जब भी कोई पॉलिसी बनाएं, इनैक्ट करें लॉज को, तो दीज आर नॉन जस्टिफिशेबल इन नेचर, कि ये नॉन जस्टिफिशेबल होंगे नेचर में। अब आर्टिकल यहाँ पे देखिए आर्टिकल 36 37 बोलता है डेफिनेशन और एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स जो इस पार्ट में होते हैं। आर्टिकल 36 और 37 मतलब 36 डेफिनेशन बोलता है, 37 एप्लीकेशन बोलता है, ठीक है। अब आर्टिकल 38 क्या बोलता है? टू सिक्योर प्रोटेक्ट ए सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना आर्टिकल 38 बोलता है, विच स्टैंड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। और ये सब किसके लिए होता है? लोगों के वेलफेयर के लिए। आर्टिकल 39 बोलता है कि कुछ प्रिंसिपल पॉलिसी हैं जिनको स्टेट को फॉलो करना है। आर्टिकल 40 बोलता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, विलेज पंचायत को, जैसे कि वो यूनिट्स किसकी हैं? सेल्फ गवर्नमेंट की हैं। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आपको अधिकार है काम करने का, ठीक है, एजुकेशन में, पब्लिक असिस्टेंट में, कुछ केसेस में। आर्टिकल 42 बताता है टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क, मैटरनिटी रिलीफ के लिए, काम करने के लिए। आर्टिकल 43 बोलता है लिविंग वेज वर्कर्स के लिए प्रमोट करनी है कॉटन इंडस्ट्रीज़। आर्टिकल 44 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ फॉर द सिटीजन्स। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने ये अप्लाई किया है। आर्टिकल
44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। आर्टिकल 45 बताता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। आर्टिकल 46 बोलता है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। क्या बोलता है कि एजुकेशनल जो है उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए वीकर सेक्शंस में, ठीक है, जो लोगों की वीकर सेक्शन है उसमें स्पेशली SC ST में इसको प्रमोशन दी जाए। आर्टिकल 47 बोलता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, लोगों की सेहत अच्छी होनी चाहिए। जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको बैन लगाया जाए, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 48 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, ठीक है, संगठन बनाया जाए। और एनिमल हस्बेंड्री को भी जो है मॉडर्न लाइन्स उस पर बोला है कि एनिमल हस्बेंड्रीज भी जैसे आपको पता होती है। आर्टिकल 49 बोलता है सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं हिस्टोरिक उनको प्रोटेक्ट किया जाए और इंटरेस्ट, ठीक है, जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट और नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है। आर्टिकल 50 हमें बताता है ब्रिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी को अलग रख लीजिए एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 51 हमें बताता है प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पे पीस जो है उसकी हमने प्रमोशन करनी है और सिक्योरिटी की, है नहीं। अब देखिए गाइस आगे क्या है, अब इसी के सब क्लॉज है। आर्टिकल 51 के सब क्लॉज देखिए कितने हैं, ठीक है। सब क्लॉज ए क्या बोलता है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इन द आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, हमें संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। और जो आइडल्स हैं इंस्टीट्यूशन के, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसको भी सैल्यूट करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़, हमने चेरिश करने, फॉलो करने हैं जो नोबल आइडियाज़ हैं जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो हमने यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है इंडिया के। टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो हम हाजिर हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है टू प्रमोट हार्मनी, हार्मनी को प्रमोट करना है हमने, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे को, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में के लोग हैं उनके बीच में हमने भाईचारा एक बढ़ाना है, एक प्यार का संदेश देना है। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल सेक्शन डाइवर्सिटीज टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। और देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी बात लिखी है यहाँ पे, ये हमने एक भाईचारा जो है, अच्छा भाईचारा शेयर करना है। बहुत सारे रिलीजन हैं इंडिया में, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे रीजन हैं, तो इन सभी रीजन्स में हमने क्या है, आपने सुना था होगा यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज को हमने प्रिजर्व करना है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है। हमने प्रोटेक्ट करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आते हैं, ठीक है। और टू हैव कंपैशन, कंपैशन होना चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए। हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये नहीं कि हाँ जी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तोड़ो, हमने बचाना है, या हमारा ही तो है नहीं। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन स्पेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल एंड एंडेवर अचीवमेंट, हमने प्रैक्टिस करनी है, एजुकेशन जो है उसकी प्रमोशन करनी है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने ज़्यादा उस पर मेहनत करनी है, रिसर्च करनी है, ताकि नेशन भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े और नेशन को हम नई हाइट्स पे पहुंचाएं। अब देखिए 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 का वो क्या बोलता है, आर्टिकल 51 का क्या बोलता है कि हर पेरेंट गार्जियन को प्रोवाइड की जाती है अपॉर्चुनिटीज़ कि उनकी
एजुकेशन के लिए उसके बच्चे के लिए एज 6 से 14 साल के बीच में, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, 6 से 14 साल का हर एक बच्चा पढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी एजुकेशन है ये, ठीक है। फिर से बोलता हूँ 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 का, ये इंसर्ट किया गया आर्टिकल 51A के सब क्लॉज के में, ठीक है, कि हर पेरेंट या फिर गार्जियन को प्रोवाइड की जाती है अपॉर्चुनिटीज़, मौके दिए जाते हैं उनको एजुकेशन के लिए, कि वो अपने बच्चे को, अपने वार्ड को, जो कि जिसकी एज है 6 से 14 के दरमियान, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, है नहीं। तो ये आज का लेक्चर इतना ही था, तो आज हम यहाँ पे ही क्लोज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे, कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रेसिडेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।